हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बाकी आप समझते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, एक्सेप्ट करना है? तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और अपना कॉन्फिडेंस इन केमिकल काइनेटिक्स को और बूस्ट करते हैं, ठीक है? तो माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका एवरग्रीन सदाबहार चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है और उसे आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, ट्राई करें, जल्दी करें भाई। हाँ भाई, कर लिया? तो अब मेरी बारी है। देखिए क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है भाई और उस रिएक्शन की रेट दी गई है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखें कि हम रिएक्शन की रेट लिख रहे हैं, रिएक्शन को नहीं लिख रहे हैं। वो आप वहां सर स्क्रीन से देखें, ये दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CuNH3। CuNH3 दिख रहा होगा भाई, क्लियर आपको? CuNH3, ये ब्रैकेट है और ये होल 4 है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और माइनस है 3.0 इंटू 10⁵, ठीक है? और यहां पर दिया गया है NH3 होल थ्राइस, ठीक है भाई? और मैं इधर लिख दे रहा हूं इस चीज को H2O, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और NH3, ये यहां पर देखिए रेट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। अब इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब रेट एक्सप्रेशन दो टर्म में, दो पार्ट में होता है, ऐसे कहीं ज्यादा बेटर है कि दो पार्ट में होता हो। देखिए एक पार्ट यहां से यहां तक हो गया और माइनस के बाद ये पूरा एक पार्ट हो गया, मतलब ये इतना एक पार्ट हो गया और ये इतना एक पार्ट हो गया। समझ गए ना? ये दो पार्ट्स में दिया है। ये पहला वाला जो पार्ट होता है इसे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लेते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रही है बात भाई? बैकवर्ड रिएक्शन, ये बात समझ गए? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के क्या कहा गया है कि रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा जी अब आप समझ गए होंगे। अब आप RF इज इक्वल टू ये टर्म लिख दीजिए, यानी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, फर्स्ट के लिए। फिर देखो फर्स्ट में ही बैकवर्ड के लिए पूछा गया है, यानी RB, तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 10⁵ CuNH3 होल थ्राइस H2O 2 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक? ये हो गया आपका बैकवर्ड के लिए रेट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, कोई डाउट? अब देखिए दूसरा पार्ट में इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आप जानते हो कि जब आप कोई रेट लिखते हो, जैसे यहां पर आप समझो कि भाई ये हमने ऐसे लिखा कि A टू B, ठीक है, एक ये रिवर्सिबल बना दे ऐसे। अब अगर हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस टर्म में, तो ये लिखेंगे के ए, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। तो यहां पर हम इसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मान लेते हैं माइनस के बी, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये प्रोडक्ट के लिए यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए हो गई बात। कंफर्म हो रहा है ना भाई?
तो अब यहां पर ये KF ये KB मतलब ये जो वैल्यू है ये ठीक है, ये KF है और ये जो वैल्यू है ये KB की वैल्यू है। तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए भाई, KF अपॉन KB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट की बात हो रही है और ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब सॉल्व करें तो ये 6.66 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो गया, यानी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट आप इसका देखें, इसमें कहा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच द अबो रिएक्शन विल बी मोर प्रेडोमिनेंट, यानी किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन ज्यादा बेटर एक्सटेंट में होगी या किस डायरेक्शन में इसकी स्पॉन्टेनिटी अधिक होगी। तो आप ये जानते हो, आपको काइनेटिक्स में ही बता चुके हैं कि जो रेट होती है इनिशियल लेक्चर्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट की बात करें तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट के होती है, यानी रेट कांस्टेंट जितना अधिक होगा रिएक्शन की रेट उतनी बेटर होगी। अब यहां पर आप देखो कि ये वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 है, जबकि 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 है। तो ये KB लार्जर है देन KF, मच मोर लार्जर वैल्यू है। इसका मतलब ये है बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो डोमिनेंट है ओवर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। इसका मतलब दिस रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी आंसर आपको यहां पर मिल गया होगा कि इसने पूछा है कि प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन रिएक्शन की क्या होगी, तो वो है बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई भाई? तो जल्दी से नोट कर लें और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। ये नोट हो गया, मिटा दिया जाए। ओके, तो जल्दी करें भाई, ठीक है? जल्दी से कर लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? और नीट बोर्ड मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो कर लिया। अब मेरी बारी है भाई। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, रिएक्शन लिख लेते हैं 2A प्लस B और प्रोडक्ट है 2C प्लस 3D, ठीक है? अब रेट एक्सप्रेशन का वीडियो अगर आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको पता होगा, वहां हमने आपको बताया था कि रेट एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। तो भाई देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, इसके टर्म में लिख सकते हैं यानी रिएक्टेंट के, तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब यहां पे बेटा देखो माइनस, ये 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप समझ रहे होंगे, ये लिखा नहीं जाता, लेकिन अब हमने लिख दिया है कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं, जो लोग सोचना पसंद नहीं करते। इज इक्वल टू, ये प्लस प्रोडक्ट है, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसलिए ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt हो गया, और ये प्लस में 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। क्लियर? अब यहां पर आपको एक डेटा दिया गया है, C के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस यहां पर इन्होंने दी है 1 मोल्स पर लीटर, इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C ये गिवन है, ठीक है? यानी हम ऐसे कह सकते, दैट इज, क्या दिया गया है आपको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, ये है 1.0, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है?
यहां पर याद रखें आपको डीसी बाई dt की वैल्यू गिवन है, ना कि 1/2 डीसी अपॉन dt। रेट एक्सप्रेशन में ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेट ऑफ अपेरेंस या रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखते समय हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से डिवाइड नहीं करते। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में इक्विवेलेंट कंडीशन लाते हैं, तब हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दे दिया है। अब बताना है आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए बी और अपेरेंस ऑफ सी और डी। तो इसने कहा है कि भाई कैलकुलेट दी रिएक्शन रेट एज वेल एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, देखिए अगर आप ए के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो देखिए भाई फॉर ए, तो अब आप क्या करोगे बेटा, देखो ये इक्वल है, आप ऐसे लिख लो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, ये +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt। तो आप देख सकते हो यहां नेगेटिव या पॉजिटिव से फिलहाल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, रोल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं साइन नेगेटिव ये बता रहा है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देखिए 1/2 ये कैंसिल हो गए, तो कंफर्म है कि हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी है भाई ये, तो यही ए के रेस्पेक्ट में भी हमारा आंसर हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये पहला आंसर हमें मिल गया यहां पर। अब हम बी के टर्म में देखें भाई, तो फॉर बी या इन टर्म ऑफ बी, समझ रहे हैं ना, तो देखिए बी के टर्म में अगर हम करें तो क्या है ये, जरा ध्यान से समझना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt। यहां तो कोई स्टोकियोमेट्रिक टर्म 1 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, और डीसी अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है 1। ठीक है, यानी इतने की वैल्यू, ये समझ रहे हैं ना, डीसी बाई dt की, तो ये हो गया 1.0, तो कितना आ गया 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ गए, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया भाई, समझ में आ रही है बात ना। अब इसी तरीके से देखिए फॉर डी अगर हम निकालें, तो फॉर डी की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर देखो क्या है 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन dt। अब आपको क्या निकालना है dt बाई d, यहां पर तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब ये इधर गया तो भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना इन चीज को। तो यहां पर ये टर्म हमको ले लेना है, कंफर्म हुए, तो 3/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt। अब dc बाई dt की वैल्यू आपको कितनी दी गई है भाई, देखें dc बाई dt की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1 दी गई है, तो अब वैल्यू रख दो, तो ये हो गया 1.5 और इंटू 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका हो गया ये आंसर। अब आपसे पूछा गया है रेट की बात की गई है भाई, तो आप जानते हैं ये रेट इज इक्वल टू, ये सभी रेट के इक्वल हैं, तो अब जरा आप देखिए यहीं से हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो dc बाई dt की वैल्यू 1 है और रेट क्या हो गई, यहां पर देखो भाई समझना इस चीज को, यहां लिख देते हैं कि रेट इज इक्वल टू, किसी के टर्म में आप निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, अब जैसे देखिए रेट इसके इक्वल है, तो ये आंसर हो गया रेट का।
या 1/2 DA के इक्वल है, समझ पा रहे हैं ना। तो DA/DT 1 आया है, इसका 50% यानी 1/2 ले लीजिए, रेट आ गई। तो रेट यहां पर हो गई 0.5। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं ना भाई, कंफर्म हुए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लें भाई। ठीक है, रेट कैसे निकल के आई समझ गए ना। रेट इज इक्वल टू देखो dV/dt है, अब dV/dt कितना आया समझ गए। तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 0.5 जो आया ये हमारी रेट हो गई। क्लियर हुआ, और यूनिट वही है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करें, इसे मिटा दिया जाए भाई, मिटा दें। ठीक है भाई, तो लो इसको मिटा देते हैं। ला 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 ला। तो हो गया भाई, सॉल्व कर लिया। तो आइए अब हम बताते हैं, मेरी बारी आ गई। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया गया है भाई। क्या दिया गया है? A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, आपको यहां पर कुछ डेटा गिवन है। अब ये डेटा मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, और आप वहां क्वेश्चन से देखें या जल्दी से हम एक डेटा ले लेते हैं। नॉट, ये बी नॉट का कंसेप्ट है और यहां पर रेट दे दी गई है आपको। ठीक है, यानी आर नॉट। पहला है 0.1 और ये है 0.2, तो ये है 0.05। फिर है 0.2 तो ये है 0.2, ये है 0.10, ये है 0.1, 0.1 और 0.05। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है यहां पर क्या फाइंड करना है? रेट ला एक्सप्रेशन एंड फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। तो यहां पर आप देखिए कैसे करेंगे, इसको हम कह देते हैं केस फर्स्ट। ठीक, अब देखो रेट एक्सप्रेशन इसका हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन हम क्या लिख लेते हैं, पहले कॉमन फैक्टर बना लेते हैं। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये दो रिएक्टेंट हैं तो इन्हीं की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड होगी। कंफर्म हो रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि यहां पावर क्या होगी, तो हम यहां मान लेते हैं ये पावर m है, ये पावर n है। ठीक है, तो पावर m और पावर n। अब यहां से हम फर्स्ट केस लेते, जो ये डेटा है ये पुट करते हैं। तो पहला ये डेटा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो रेट दी गई है फर्स्ट केस के लिए 0.05 और के की वैल्यू हमें पता नहीं है फिलहाल, तो के रहने देते हैं। ये भी आप जानते हो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होता है। कंसंट्रेशन में कोई किसी तरीके का चेंज आए, रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं भाई। देखिए 0.1 पावर m हो गई, बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई भाई जरा बताएं? ये हो गई 0.2 और पावर n हो गई। ये पहली इक्वेशन बना लिया हमने। इसी तरीके से यहां पर आप देखो दूसरा केस ले लेते हैं। ये है 0.10, ठीक है, इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 पावर m और यहां पर आप देखिए 0.2 पावर n। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरा ले लेते हैं भाई, रेट कितनी है? 0.05 इज इक्वल टू के। ये हो गया 0.1 पावर m, ये हो गया 0.1 पावर n। ये तीसरा हो गया। अब जरा देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लें तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमें भाई? ठीक है ना, तो यहां से आप देखिए कि ये हमें मिल गया 0.05 अपॉन 0.10।
फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले रहा हूं मैं, k से k कैंसिल हो गया और ये टर्म कैंसिल हो गया, 0.2 पावर n है दोनों में, तो यहां पर क्या मिला हमें 0.1 अपॉन 0.2 और ये होल पावर m हो गया। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 ये इतना, और ये हो गया यहां पर 1/2 पावर m। अब अगर यहां पर हम ये रिलेटिव टर्म में इसे कंपेयर करें तो यहां पावर 1 काउंट होगी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दैट इज m इज इक्वल टू 1। ये बात समझ रहे हैं ना भाई। अब इसी तरीके से ये जो हमने फाइंड किया ये फ्रॉम इक्वेशन 1/2 से लिया। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन देखिए भाई, यहां पर अगर हम देखें तो जो थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये टर्म हमारा कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 0.05 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू k से k कैंसिल हो गया, ये m वाला टर्म कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रही है, और ये हो गया कि 0.2 अपॉन 0.1। ठीक है, और ये पावर कितनी आ गई n। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर ऊपर नोट हो गया है ना भाई, इधर देख लो, तो यहां पर ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 2, और ये पावर n हो गई। ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए भाई, यहां पर आपने क्या रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें और देखें कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब अगर ये टर्म यहां पर 1 है और ये 2 की पावर n है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 0। जब किसी टर्म की कंसंट्रेशन, टर्म प्रेशर कुछ भी हो, उसकी पावर 0 होती है, तभी वह टर्म 1 हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई, अगर हम यहां पर समझें तो A के रेस्पेक्ट में जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिली वो कितनी है 1, और B के रेस्पेक्ट में पावर कितनी आई हमारी 0। तो यहां पर अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि रेट एक्सप्रेशन क्या बना। ठीक है, तो K और कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इसकी पावर 1 हो गई और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 0 हो गई। तो आप ऐसे लिख दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, ये टर्म 1 हो गया कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई भाई, बोलिए 1 आ गई। बात समझ पाए। इसमें एक और चीज आपसे पूछी गई है, वो पूछा गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, इस चीज को, ये नोट हो गया, इधर हम समझा देते हैं, तो जल्दी से देख लें भाई। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें कि ये आपको रेट एक्सप्रेशन मिल गया है भाई, देखिए रेट इज इक्वल टू दिस। अब इनमें से कोई भी एक डेटा आप यूज कर लीजिए, इसमें रख दीजिए। जैसे मैं फर्स्ट डेटा यूज कर रहा हूं, तो रेट है 0.05, ये के निकालना है, ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, पावर 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है। बी के लिए 0.2 और ये पावर 0, तो ये टर्म 1 हो गया भाई। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हुआ 0.05 अपॉन 0.10, समझ गए ना, यानी ये आ गया 5/10 यानी 1/2। ये बात समझ में आ गई भाई, कंफर्म हो गए ना। तो 1/2 आ गई। और ये जरा ध्यान से समझे कि ये कौन सी ऑर्डर हुई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसकी ऑर्डर तो समझ ही गए हैं ना, वीडियो देख चुके होंगे, कंसेप्ट कंफर्म होगा। किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर होती है
वही ऑर्डर की तरह यूज करते हैं, तो यहां एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां पर यूनिट हो गई सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए भाई, अभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन हाफ लाइफ का इक्वेशन हम उसके लिख देते हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। ये है 6932/K। ठीक है, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए। अब यहां पर आप वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0.6932/1/2 आपको यहां रखना होगा, तो 2 यहां पर आकर मल्टीप्लाई कर देगा। आंसर क्या हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 यहां पर 8 हुआ, और 13 हो गया, ये डेसिमल लग गया। ठीक है भाई, तो ये यहां पर आपको आंसर मिल गया। कोई दिक्कत इसमें किसी तरीके का? अब ये के की यूनिट किसमें थी, सेकंड इनवर्स में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। बात कंफर्म हो गई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, जल्दी करें, जल्दी सॉल्व कर ले, इसे मिटा दिया जाए। ठीक है भाई, तो जल्दी से सॉल्व करके वीडियो पॉज करें और आंसर मिलाएं भाई, क्या आएगा, जल्दी करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन दी गई है, उसे मैं लिख लेता हूं यहां पर, माइनस dc/dt इज इक्वल टू K1C अपॉन 1 प्लस K2C। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई यहां पर व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी लो। ठीक, तो अब जरा आप देखो, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, dc/dt इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, जरा ध्यान से समझो, कि K1/1/C प्लस K2, है ना। देखिए आराम से समझिए इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। अब जरा फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है, कहा गया कि C वेरी वेरी हाई कंसंट्रेशन हो, यानी C की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो यहां पर देखिए कि इफ C क्या है, ये हम ऐसे लिख दें कि हायर वैल्यू है, अगर बहुत ज्यादा है, तो 1/C क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी C जितना ज्यादा होगा 1/C उतना स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा इसका। अब अगर ये बहुत कम है तो K2 के रेस्पेक्ट में 1/C को इग्नोर कर सकते हैं, यानी 1/C कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, K2। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, dc/dt इज इक्वल टू K1/K2, यानी यहां पर हमने क्या किया कि 1/C कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है भाई, समझ गए। अब अगर K1/K2 हुआ, ये रेट को रिप्रेजेंट करता है, और K1 K2 कांस्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट यानी इनका जो रेशियो आएगा अनदर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर अगर C के रेस्पेक्ट में हम बात करें, तो देखिए यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट आई। इसका मतलब फर्स्ट केस में हम यहाँ पर देखें तो क्या कह सकते हैं, पूछा क्या था कि क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर हम कह सकते हैं 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो भाई 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, समझ गए ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, कंफर्म हो गई भाई, समझ पाए ना। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई। अब इन्होंने कहा कि C क्या हो, C वेरी वेरी लो हो,
तो अगर C बहुत कम है, यहां पर देखें कि इफ C क्या है, वेरी स्मॉलर, अगर ऐसा है तो 1/C क्या होगा, ये लार्जर वैल्यू होगी। ठीक है, लार्जर वैल्यू। बोलो भाई, कोई दिक्कत, समझ रहे ना? या इसको और हम ऐसे थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, देखिए कि भाई यहां से कर लो, इस पार्ट को जल्दी आसानी समझ जाओगे कि 1 + K2C है। अब C अगर वेरी वेरी स्मॉलर है तो K2C क्या हो गया, K2C बहुत ही कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन K2C क्या होगा, ये वेरी स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, वेरी स्मॉलर, भाई कोई बड़ी संख्या हो, आप देखो हम लाखों ले लें यार, हमने 1000 ले लिया समझाने के लिए, 10,000, अब इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 हो गया। समझ रहे हो ना? तो अगर बहुत स्मॉलर वैल्यू है C की तो K2C एक स्मॉलर वैल्यू हो गई। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज 1 + K2C ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ले सकते हैं भाई, कि 1 के रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, तो इसको हमने ऑलमोस्ट 1 ले लिया। अब अगर हमने ऐसा किया तो देयरफॉर क्या रिजल्ट मिला, dC/dt, ठीक है, इज इक्वल टू K1C/1, यानी ये हो गया K1C। ये बात समझ में आ गई भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेट है, इसको हम रेट लिख दे रहे हैं इस तरीके से, ये K1 हो गया, और ये हो गई कंसंट्रेशन जिसकी पावर कितनी ली जाएगी, 1। इसका मतलब कि इस कंडीशन में रिएक्शन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। समझ पाए ना भाई? किसी तरीके की कोई दिक्कत तो जल्दी से इसे नोट कर लें, और कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो वीडियो को दोबारा देखें, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो फिर हम मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।